मौसमी, वायनाड में पिछली बार राहुल गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। इस बार पोलिंग बूथ्स पर वायनाड में कैसा माहौल था और आपने दिन भर आज वहां क्या देखा? देखिए, वायनाड की हम बात करें तो वायनाड सबसे छोटे जिलों में केरल के है, लेकिन जोश और जज्बे में कहीं कम नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं कि सुबह 6:30 बजे जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि कतारें लगना शुरू हो गई थी, और जैसे जैसे दिन चढ़ा या गर्मी बढ़ी ये कतारें कम नहीं हुई। लगातार अनुशासन से लोग वोट डालते रहे। जहां तक जनता के मन में क्या था हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, केंद्र में बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, और राहुल गांधी के प्रति उनका एक आकर्षण और रुझान दिखा। दूसरी तरफ देखिए, वायनाड की अगर आप बात करें तो वायनाड लोकसभा क्षेत्र में कोड़ीकोड के कुछ इलाके आते हैं, मल्लापुरम के भी 3 डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र आते हैं, तो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड है वायनाड, कोड़ीकोड और मल्लापुरम में। इससे जो माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक समुदाय है उनका आंकड़ा लगभग 50 के पार चला जाता है, जिसमें 40% मुस्लिम समुदाय से हैं और 20% ईसाई समुदाय से, जो कि एडवांटेज कहीं ना कहीं यूडीएफ के लिए है बड़ा। और जिस भारी प्रतिशत से राहुल गांधी जीते थे, कांग्रेस को उम्मीद है कि उस वोट प्रतिशत को वो और बेहतर करेंगे। राहुल गांधी का पहली बार नॉवेल्टी फैक्टर था, लेकिन इस बार उनकी जो दोबारा वो पारी खेल रहे हैं काफी स्ट्रांग फुटिंग पर नजर आते हैं, क्योंकि एक वायनाड की जनता में उनके प्रति आकर्षण और रुझान नजर आया। जी, तो वायनाड से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल सेफ हैं। वायनाड में वो शायद चुनाव जीत भी जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि वायनाड में चुनाव होने के बाद क्या राहुल गांधी वापस अमेठी आएंगे और क्या वो अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब पूरा देश शायद ये जानना चाहेगा। और कांग्रेस ने अपनी बैठक बुलाई है सीईसी की, जो उनकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, और वो ये तय करेगी कि अब राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और रायबरेली से अब कौन लड़ेगा। इन 2 सीटों पर बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेंगलुरु, जहां से सगाए राज हमारे साथ हैं। आज आप बेंगलुरु नॉर्थ में थे सगाए, जहां से पिछली बार डीवी सदानंद गौड़ा चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनकी जगह बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को टिकट दिया है। आज आप जहां पर थे वहां पोलिंग बूथ पर आपने क्या देखा? देखिए, 2023 के बाद जो कांग्रेस जीत मिला था कर्नाटक में, उसी मोमेंटम को लेकर अभी भी कांग्रेस थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि कर्नाटका में उनका नंबर ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे बैंगलोर नॉर्थ में हम बात करेंगे तो बैंगलोर नॉर्थ में दोनों भी कैंडिडेट, जो शोभा करंदलाजे हो और राजीव गौड़ा हो, दोनों भी नया फेस है। और शोभा करंदलाजे पिछले बार उडुपी चिकमंगलुरु में कंटेस्ट किया था, मगर इस बार इनको वहां से हटा के बैंगलोर नॉर्थ में टिकट दिया गया है। मगर क्या हो रहा है, ये जो 14 सीट में आज इलेक्शन हुआ था, और पूरा 14 सीट भी ये प्रीडोमिनेंट वक्कलिगा कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि जो भी नॉर्थ कर्नाटका होता है वहां पे ज्यादातर ज्यादा लिंगायत कम्युनिटी डोमिनेट करता है। सो इसी के वजह से ये 2 वक्कलिगा फैमिलीज है, देवेगौड़ा का फैमिली और डीके शिव कुमार के फैमिली के बीच जो इलेक्शन हो रहा है, किसका होल्ड ज्यादा है इस ओल्ड मैसूरू रीजन पे और बैंगलोर के साथ। सो उसी के मुताबिक जो भी मुकाबला हुआ था आज कर्नाटका में, इसमें काफी साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को अपर हैंड है, मगर पिछले बार जैसे सीट्स मिला था बीजेपी को, उतना सीट इस बार कर्नाटका में नहीं मिल सकता है। और बैंगलोर नॉर्थ के बारे में बात करना है तो अभी भी बीजेपी को अपर हैंड है, मगर कांग्रेस उनका गारंटी के ऊपर बैंकिंग कर रहा है कि ये शायद वोटर्स को इंपैक्ट करेंगे और ज्यादा नंबर मिल सकता है कांग्रेस को कर्नाटका में। जी, अब हम चलते हैं राजस्थान और कोटा से हमारे साथ हैं शरद कुमार। शरद, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान की 13 सीटों पर आज वोटिंग हुई है और ये 13 सीटें पिछली बार बीजेपी ने ही जीती थी, लेकिन इस बार राजस्थान से ही प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, बांसवाड़ा से एकदम एजेंडे को चेंज कर दिया था।
जब उन्होंने 3M देश के लोगों के सामने रखे थे, मंगलसूत्र, मैनिफेस्टो और मुसलमान। उसका क्या फायदा या असर आपको देखने को मिला आज राजस्थान में? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो, फिर मेरी चाल देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पैरों में घुंघरू बांध दिए, और जो चाल आज मैंने देखी, 2019 जैसा उत्साह आपको यहां पर दिखाई दे रहा था। हड़ौती के इलाके में घूम रहा था मैं, कोटा में तो 19 का भी रिकॉर्ड ये तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जहां पर बांसवाड़ा में ये बात बोले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां भी रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो बाड़मेर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी भी मोदी और राष्ट्रवाद के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने भी एक बीजेपी से हटकर बीजेपी के एजेंडे पर चुनाव लड़ा है। जहां कम मतदान आपको दिखाई दे रहा है सुधीर जी, वो वैसे इलाके हैं, राजसमंद, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार इतने कमजोर हैं कि लोगों को भरोसा नहीं है कि ये जीतेंगे। वैसे इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ता कम निकले हैं, मगर जहां मुकाबला कांटे का है, गजब का निकले हैं। और ये मानना पड़ेगा, देखिए पहले दौर में कांग्रेस ने पूरे चुनाव को जाति पर लेके आ गए थे, और जाति की वजह से बैकफुट पर दिखाई दे रही थी बीजेपी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम पहली बार सफाई देते हुए देख रहे थे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब प्रधानमंत्री को लगा पहले दौर के बाद कि गोल पोस्ट चेंज करना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से लेकर टोंक सवाई माधोपुर आते आते राजस्थान के दोनों लोकसभा क्षेत्रों में गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब वो सफाई देते हुए नजर आ रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजे लेते नजर आ रहे थे। खास करके वन टाइम वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, जो नए वोटर नहीं निकले थे, उनको भी वो साधे। और देखिए, चुनाव राजस्थान में था, मगर आगरा में बोल रहे थे कि पेपर लीक के जो खुलासे कर रहे हैं अशोक गहलोत के निजी लोग, आप सोचिए उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साधते नजर आए, जो वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि आप एक वोट दोगे तो सीधे मेरे पास आएगा। ये कहीं ना कहीं काम किया है, और ऐसा लग रहा था राजस्थान में कि पहले दौर के बाद की जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थी कांग्रेस में। दूसरे दौर के मतदान में ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी है कि हमने उस समय देखा था कि मुस्लिम वोटर कम निकले थे। इस बार तो जैसे ही ये शुक्रवार का नमाज खत्म हुआ है, उसके बाद भारी संख्या में भीड़ आई है, और लोग ऑटो में, मोटरसाइकिल में, गाड़ियों में ले लेके मुस्लिम वोटरों को पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पर नमाज के बाद बाकायदा घोषणा की गई है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 100% मतदान कराने हैं। तो दोनों तरफ से ये आजमाइश हुई है, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत की बात है यहाँ पर बाकी के 13 सीटों में कि इस बार जहां जहां कड़े मुकाबले में थे वहां मतदान प्रतिशत बढ़ाए। जी शरद, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे दूसरा ओवर मान लूं, 7 ओवर का मैच है, ये दूसरा ओवर है, तो इसमें बीजेपी ने कमबैक किया है। आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पिछली बार हम जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा नीरस चुनाव है। प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद क्या आपको ऐसा लगता है आज वाकई आपको ऐसा महसूस हुआ कि चुनाव हो रहा है और बड़ा गर्मा गर्म, और मतलब चुनाव जैसा चुनाव होना चाहिए वैसा हो रहा है, जहां कड़ी टक्कर है? बिल्कुल सुधीर जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री को मैंने देखा फीडबैक पर काम करते हुए, उन्होंने देखा कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव को जाति पर लेकर चली गई है, और जातिगत खांचे में बटे हुए लोग उतनी उस तरह से नहीं निकल आ रहे थे जिस तरह से 2019 में निकले थे। उसके बाद ये जो आप 3M की बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम करता हुआ दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं जो वो बाद में डराने लगे, जैसे कि लालू यादव को लेकर बिहार में डराते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, तो मोदी भी अपनी सभाओं में डराने लगे कि 2014 के बाद का जमाना याद करो, कैसा राज आएगा, कौन कौन यहाँ बैठेगा, कौन कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या क्या लूट होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस साइक को भी छुआ जनता को कि अगर हम नहीं आए तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। बिल्कुल, तो बड़ी बहुत कैलकुलेटिव ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकंड फेज में बदला है। तो भविष्य को लेकर आशंका जो है, जो मैं पहले भी बता रहा था कि आशंका जो है वो बड़ा प्रधानमंत्री ने वो वोटर के मन में डाल दी है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, सतना से हमारे साथ हैं रवीश पाल सिंह। और रवीश, मैं आपसे ये सिर्फ सतना के बारे में नहीं जानना चाहता,
मैं पूरे मध्य प्रदेश के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आप अलग अलग पोलिंग बूथ पर गए हैं, आज आपने क्या देखा और आज का आपका राजनीतिक आकलन मध्य प्रदेश को लेकर क्या है, क्योंकि यह बीजेपी का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। बिल्कुल सुधीर जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहूंगा क्योंकि आपने पूरे एक मध्य प्रदेश की तस्वीर बताने के लिए कहा है और मुझे इसी बात का डर था कि कहीं सतना तक ही सीमित ना रह जाऊं, क्योंकि ये जो फेज है, जो दूसरा फेज था, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए क्योंकि इस फेज में जो 6 सीटें हैं जिस पे आज चुनाव हुए हैं उन सभी सीटों पे बीजेपी के सांसद है वर्तमान में, और उनमें से कई सीटों पे बीजेपी ने अपने सांसदों को रिपीट भी किया है। रीवा है, सतना है जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, खजुराहो थी, टीकमगढ़ थी, इन तमाम जगहों पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को रिपीट किया है, सांसदों को। तो जो आज तस्वीर देखने को मिल रही है, देखिए पोलिंग की अगर हम बात करें तो 2019 के मुकाबले आज जो मतदान का प्रतिशत है वो करीब करीब 9% तक गिर गया है। लेकिन इसके पीछे की वजह जान करके आप भी चौंक जाएंगे, तमाम वो लोग चौंक जाएंगे कि इसके पीछे दरअसल वजह ये नहीं है कि ये नुकसान होने जा रहा है सत्तारूढ़ दल को। इसके पीछे की एक बड़ी वजह दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पिछले कुछ महीनों में लाखों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। आज हम जब अलग अलग पोलिंग सेंटरों पे गए हैं और हम पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो हमें ये देखने को मिला है सुधीर जी कि यहाँ पर बीजेपी का जो अपना कैडर है वो तो कई जगहों पे मिला, कई जगहों पे नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कई कार्यकर्ता जो है, जो अब भाजपा के कार्यकर्ता हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय दिखे। तो इससे जो सत्तारूढ़ दल है उसे फायदा मिलते दिख रहा। भले ही पोलिंग का परसेंटेज कम हो रहा हो, लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ जा रहा हो, ये कहना यहाँ गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जब भाजपा में आ चुका है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के वोटरों को घर से निकाल के बूथ तक ले जाने वाले कार्यकर्ता अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो बीजेपी का जो तो रवीश, मैं आपसे सीधा सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, जो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का वोटर तो जा रहा है, ये कांग्रेस के वोटर हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जी बिल्कुल सुधीर जी, कई जगहों पे ये स्थिति है। उदासीनता जो है वो साफ तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि देखिए आज शुक्रवार था और बड़ी संख्या में जब हम पहले चरण की बात करते हैं तो जब हम पहले चरण में देख रहे थे तो जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकले थे। आज भी शुक्रवार था, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और यही वजह है कि मामूली नहीं, ये गिरावट जो हुई है वोटों में ये करीब 9% की हुई है। मध्य प्रदेश में वैसे भी अगर देखा जाए तो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें यह परसेप्शन बन गया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और उसके बाद तो जैसे कांग्रेस खेमे में एक तरीके से ऐसी इसका मतलब ये है कि वहां मध्य प्रदेश में इसलिए वोटिंग गिर रही है क्योंकि वन साइडेड है और जो विपक्ष के जो वोटर हैं उन्हें लग रहा है कि इस मैच में विपक्ष कहीं है ही नहीं, तो उनके एक वोट देने से क्या हो जाएगा, इसलिए वो गए ही नहीं। अब हम लेकर चल रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां मेरे सहयोगी अशोक सिंघल हैं। मेरठ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि रामायण सीरियल में राम के रूप में पूरे देश में उनकी बड़ा सम्मान किया जाता है। अशोक, आपसे सिर्फ मेरठ के बारे में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानना चाहेंगे। पहले तो मेरठ में बताइए कि मेरठ में भगवान श्री राम यानी अरुण गोविल, उनकी स्थिति कैसी है, और फिर बताइए कि उत्तर प्रदेश में स्थिति कैसी है। देखिए सुधीर, सबसे पहली बात तो है कि बीजेपी की कोशिश थी, योगी मोदी एक फैक्टर हमेशा से रहे हैं यूपी के चुनाव में। अगर यूपी से बाहर की बात की जाए, योगी मोदी के साथ योगी भी भारी कैंपेन करते रहे, अग्रेसिव कैंपेन करते रहे हर स्टेट में। डेवलपमेंट का मुद्दा रहा है हमेशा, बाकी मुद्दे हैं, लेकिन इस बार राम मंदिर का मुद्दा भी था। 500 साल के स्ट्रगल के बाद भव्य राम मंदिर बना इसी सरकार मोदी कार्यकाल में, उसको भी बनाए रखना था। अशोक, ये जिस सीट पर आप खड़े हैं ये सिर्फ 4,500 चुनाव लड़ा करके, जी, ये सीट सिर्फ 4,500 वोटों से बीजेपी जीती थी पिछली बार। जी सुधीर बोलिए। जी बिल्कुल, राजेंद्र अग्रवाल पिछली बार 4,500 के करीब वोटों के मार्जिन से जीते थे। हालांकि वो तीसरी बार के सांसद हैं सुधीर, लगातार 2009 से कभी 1 लाख कभी 2 लाख के मार्जिन से वो जीतते रहे, लेकिन आखिरी बार 2019 में उनका मार्जिन बहुत कम था। लेकिन बीजेपी की कोशिश यही थी सुधीर, जो मैं बता रहा था, बीजेपी को लगता था कि वेस्टर्न यूपी का जो राजधानी मानी जाती है मेरठ, और मेरठ से कोशिश यही थी कि
राम मंदिर के साथ साथ राम को यहाँ पे उतार के, रामबान सीरियल के राम को उतार के एक मैसेज दिया जाए। बाकी मुद्दे हैं बीजेपी के पास, चाहे वो मोदी फैक्टर हो, योगी फैक्टर हो, विकास की बात हो, तो वो एक कोशिश बीजेपी ने की। लेकिन साथ साथ क्योंकि ये मुस्लिम और दलित बहुलक क्षेत्र माना जाता है, 6 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं, 3.5 लाख दलित वोटर हैं, जो वैश्य कम्युनिटी से जो अरुण गोविल आते हैं 2.5 लाख के करीब मतदाता हैं। लेकिन बीजेपी की जो 3 बार से सीट वहां पे रही है बीजेपी की, उससे पहले भी जीतती रही है। बीजेपी को लगता है कि राम की एक अपनी इमेज थी, अरुण गोविल की एक इमेज थी। पर बीजेपी कामयाब रही या नहीं रही, आज दिन भर आपने क्या देखा? साथ जो समीकरण थे उसको भी पाटने की कोशिश की गई थी। जी जी सुधीर जी, मैं ये कह रहा था बीजेपी की ये कोशिश कामयाब रही अंततः या नहीं रही, आज दिन भर आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सुधीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि अरुण गोविल के बारे में बेशक विरोधी ये प्रचार कर रहे हो कि मुंबई से आए, मुंबई चले जाएंगे, लेकिन इतना जरूर था, अरुण गोविल की जो ख्याति थी उसके मुताबिक लोगों में एक रिस्पेक्ट थी, एक उनके प्रति समर्थन था। बाकी मोदी और योगी के साथ वैल्यू ऐड कर रहे थे अरुण गोविल। जो चुनाव के वहां पे पूरा पोलिंग दिखाई दे रहा था, उनका कैंपेन दिखाई दे रहा था। और खास बात यह थी कि सुबह से ही लोगों की लाइनें लगी हुई थी सुधीर, चाहे मुस्लिम वोटर हो या हिंदू वोटर हो, और तमाम लोग बोल रहे थे कि अब मंदिर के साथ साथ राम भी यहाँ पर चुनाव लड़ने आ गए हैं। जी, अब चलते हैं मथुरा, और मथुरा से हमारे साथ कुमार अभिषेक हैं। कुमार, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा कि देखिए मथुरा में हेमा मालिनी भी हैं, योगी भी हैं और मोदी भी हैं, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है मथुरा के लोगों के लिए। तो मथुरा से भी आप अपडेट दीजिए, और दूसरा एक उत्तर प्रदेश का भी हमारे दर्शकों के लिए एक राउंड अप आप दीजिए। बिल्कुल सुधीर जी, पहले जो बात आपने कही स्टेटस को वाली, तो मैंने भी ये महसूस किया कि स्टेटस को लोग रखना चाहते हैं। दूसरी बात जो शरद ने कही थी, मैं उसको ही थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जिस तरीके से वो चुनाव क्षेत्र मथुरा और आप देखेंगे बागपत, इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग कम हुई है। जो कम हुई है वो इन इलाकों में हुई है। अगर देखें तो हेमा मालिनी तकरीबन पिछला चुनाव जो है 2,95,000 वोटों से जीती थी, ह्यूज मार्जिन था। कुछ उसी तरीके का बागपत में भी कहा जा रहा था कि उनके लिए बड़ा ही सेफ सीट है, आरएलडी की सबसे मजबूत सीट है। तो जहां जहां सेफ सीट रही, जहां जहां बीजेपी का एकदम से माना गया एनडीए का की मजबूत सीट है, वहां लोगों ने भी मान लिया कि थोड़ा कम भी वोट पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम मथुरा में थे तो लोग कम निकले, ये बात फैक्ट है, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि लोग मान करके चल रहे थे कि ये सीट हर हाल में हेमा मालिनी जो है वो बड़े अंतर से फिर भी जीतेंगी। तो इस तरीके का कुछ एक रुख और अंदाज था। लेकिन थोड़ा मैं आपको उत्तर प्रदेश में आने के पहले एक बार ये बता दूं कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 8 सीटों में 7 सीटें बीजेपी के पास हैं, अमरोहा को छोड़कर। और पिछले चुनाव को अगर देखें तो समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी साथ थी। इस बार बसपा अलग हो चुकी है, आरएलडी बीजेपी के साथ आ चुकी है। ये बीजेपी का पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश की ये 8 सीटें स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। ऐसे में बीजेपी को इन 8 सीटों में हराना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मेरा सवाल है 30 सेकंड में, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जयंत चौधरी ने फायर किया या नहीं किया? मतलब जयंत चौधरी का जो कार्ड खेला था वो चला या नहीं चला? 30 सेकंड में बताइएगा क्योंकि समय कम है। नहीं, बिल्कुल चला है, लेकिन एक जगह जहां पर कि अलीगढ़ है वहां पर जाट कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के, वहां जाटों का ज्यादा वोट सपा को गया है, इसलिए अलीगढ़ की सीट थोड़ी फंसी हुई है। लेकिन बाकी जगहों पर जयंत का कार्ड चला है और वोट जाटों ने दिया है, लेकिन उत्साह कम रहा है।